हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास के तहत आज देखेंगे मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति पर राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति की अंतिम विजय का द्योतक माना जाता है। मतलब पहले गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति थी, उस पर राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति की अंतिम विजय का द्योतक माना जाता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आर्यों के इस क्षेत्र में आगमन के पश्चात, जब से आर्य इस क्षेत्र में आया उसके पश्चात से वह प्रथम साम्राज्य था। यह मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य था जिसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। उसके इस कार्य में चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण ने सहयोग दिया, जिसे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक भी माना जाता है। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है और चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा गया। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही मदद किया था। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के कब से कब तक इसका शासनकाल था, तो 320 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक का काल चंद्रगुप्त मौर्य का काल है। 320 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक का काल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी पूर्व से शासन शुरू किया और 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अत्याचारी शासक घनानंद का वध करके 320 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको समाप्त करके? तब नंद वंश के शासक घनानंद को समाप्त करके। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के विषय में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण है। ब्राह्मण कुछ और कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बौद्ध ग्रंथ कुछ और कहता है और जैन ग्रंथ कुछ और कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति से थे। पुराणों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति से थे, जबकि बुद्ध साहित्य में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था। बुद्ध साहित्य में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था, लेकिन पुराणों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति के था। और मुद्रा राक्षस के समालोचक कौन है? धनुधिराज के अनुसार मुर्रा जो एक नंदों की रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ रही होगी या दादी रही होगी। मुद्रा राक्षस के समालोचक जो धनुधिराज जो है, उनका कहना है कि नंद वंश का ही वह चंद्रगुप्त मौर्य था। उनके अनुसार उनका कहना है कि मुर्रा जो एक नंदों की एक रानी थी, नंद वंश के ही कोई रानी थी, जो या तो चंद्रगुप्त की माँ रही होगी या दादी रही होगी। क्या कौन कहते हैं? मुद्रा राक्षस के समालोचक धनुधिराज कहते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार में कहा गया है कि चंद्रगुप्त के पिता शकुनी थे। मुद्रा राक्षस के समालोचक धनुधिराज के अनुसार मुर्रा जो एक नंदों की रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ थी या दादी थी, लेकिन राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता शकुनी को बताया गया है। अधिकांश इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार क्या मानते हैं? तो मौर्य कुल के क्षत्रिय मानते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश कौन हो गया? भारत का जम्मू कश्मीर वाला, पाकिस्तान वाला क्षेत्र। पहले तो भारत में ही पाकिस्तान था, तो वो वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में कह रहा है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश की सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पश्चिम और उत्तरी भाग में पहले यूनानियों का कब्जा था, और उस कब्जा से सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को वहां से हटाया था
अब कब्जा मुक्त कराया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को यूनानियों से मुक्ति किसने कराया था, छुड़ाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों की कब्जा से मुक्त कराया था। इसलिए भारतीय इतिहास में इसे मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सिकंदर का सेनापति था, वही कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया तथा उसके साथ 305 ईस्वी पूर्व में संधि कर ली। इस संधि के तहत जो संधि किया उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस सेल्यूकस को क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। और उससे क्या लिया? और उस सेल्यूकस निकेटर से क्या लिया? तो सिंधु घाटी के पार स्थित क्षेत्रों, उधर कौन था? काबुल, कंधार, हिरात, बालूचिस्तान और मकरान, उससे प्राप्त कर लिया। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया और उससे प्राप्त किया क्या चीज? सिंधु घाटी के पार का जो क्षेत्र है, कौन कौन क्षेत्र? काबुल, कंधार, हिरात, बालूचिस्तान और मकरान, उसे लिया। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया। और दोनों के बीच वैवाहिक संबंध भी बने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बेटी से शादी भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के बेटी से शादी भी हुआ। इसके बाद है यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहते थे। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? सैंड्रोकोटस कहते थे। बाद में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज ने 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। सेल्यूकस का एक दूत था। कौन था? तो मेगास्थनीज, जो 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा? इंडिका लिखा। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। कहाँ मिलती है? तो मेगास्थनीज की द्वारा लिखा गया इंडिका है, उसमें राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। इसमें पाटलिपुत्र को पोलीपुरोथा कहा गया है। किसमें? मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका लिखा गया है उसमें पाटलिपुत्र को पोलीपुरोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा था जो 5-5 सदस्यों की समितियों में संगठित थे। पाटलिपुत्र का जो प्रशासन का दायित्व था 30 लोगों का समूह था। 30 लोगों का टोटल, उसमें 30 लोग था, उसमें से 5-5 लोगों का अलग अलग समूह था। मतलब टोटल 6 समूह था, 6 समिति बना हुआ था। 5-5 लोगों का समिति बनाया गया था और टोटल 6 समिति हुआ था। 30 नागरिकों की सभा थी जो 5-5 सदस्यों के 6 समितियों में संगठित थे। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, उन्हें कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थों की चर्चा की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का प्रशासन का पूर्ण विवरण है और उसमें क्या बताया गया? उसमें 28 प्रकार के अध्यक्ष और 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की गई है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार
अपने शासन के आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों, अपने शासन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। तो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक मान श्रवणबेलगोला में प्रस्थान कर गया। राजकाज अपने बेटा बिंदुसार को सौंप करके और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में प्रस्थान कर गए। वही है, प्रशिष्ट पर्वन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला प्रस्थान कर गया। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने प्राण को त्याग कर दिया। उपवास करके मतलब भूखे रह करके, श्रवणबेलगोला में भूखे रह करके अपना प्राण को त्याग कर दिया उपवास विधि से, जो जैन परंपरा में प्रचलित है, जो जैन धर्म में प्रचलित है, इस तरह से प्राण त्यागने का, शरीर त्यागने का। तो प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैन धर्म में इस विधि को सलेखना कहा जाता है। सलेखना विधि जैन धर्म में जो उपवास करके प्राण त्यागता है, उस विधि को क्या कहते हैं? उसे सलेखना विधि कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिया किस विधि से? तो सलेखना विधि से। सलेखना विधि क्या है? तो सलेखना विधि एक जैन परंपरा में प्रचलित है, जो भूखे रहकर मतलब उपवास के दौरान अपने शरीर को त्यागता है, प्राण को त्यागता है। श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कहलाती है। श्रवणबेलगोला में एक छोटी पहाड़ी है जो जिसका नाम क्या है? चंद्रगिरी है। तो श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कहलाती है तथा वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। और वहीं पर कहाँ है? श्रवणबेलगोला में ही एक चंद्रगुप्त बस्ती नाम का एक मंदिर भी है। चंद्रगुप्त बस्ती नाम के एक मंदिर कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कहलाती है तथा वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में है, चंद्रगुप्त बस्ती नाम के एक मंदिर है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी से 298 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया? तो 320 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का साक्ष्य जो मिला है, अवशेष मिला है, कहाँ से मिला है? तो पटना के समीप जो है कुम्हरार गांव, वहां से मिला है। जिसे खोजने का श्रेय किसको जाता है? स्पूनर को जाता है। स्पूनर ने खोजा है। पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का जो साक्ष्य प्राप्त किया, अवशेष प्राप्त किया है, तो किसने खोजा? तो इसको स्पूनर ने खोजा है। किसने खोजा है? स्पूनर ने खोजा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मुख्य बातें इतना था। अब इसके अगले वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में देखेंगे, जिसका कार्यकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक का था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं बिंदुसार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।